Hello, good afternoon, students. We were discussing chapter number 5. So now we come discuss the exercise at page number 81. Did Dubinate rights also exist in the column of Newland's octave? Compare and find out. Yes, it's also, and that is in the second column, lithium, sodium, potassium. It is present here, and another one. You go through this one, calcium, strontium and barium. This one is not available here. Calcium, strontium, barium not available here. So only one is present in Newland's octave law. Next, what were the limitations of Dobinate's classification? आपने को मैंने बताया था डोबिनेट क्लासिफिकेशन की जो ड्रॉबैक्स हैं या लिमिटेशंस हैं वो ये हैं कि उस समय जितने अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उन सबके ट्राइड्स नहीं बनाए जा सके, और जिनके ट्राइड्स बन भी गए थे तो कुछ एक ऐसे भी थे जिनमें प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी. तो डोबिनेट क्लासिफिकेशन जो है दूसरा, इतने सारे ट्राइड्स बनेंगे कि उनको स्टडी करना या उनको लर्न रखना डिफिकल्ट था, और उनमें कोई आपस में रिलेवेंस नहीं था, इसलिए वो कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन भी नहीं था. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? अभी आपने यहाँ पे देखा था, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो केवल कैल्शियम तक सही है. ठीक है, कैल्शियम के बाद ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. आपने देखा कि एल्यूमिनियम के साथ क्रोमियम आ रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है. दूसरा ड्रॉबैक ये था कि न्यूलैंड ने उस समय जो 56 एलिमेंट्स थे उन सबको अपने टेबल में एडजस्ट कर दिया था. उन्होंने फ्यूचर एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं दिया था, फ्यूचर एलिमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं की थी. यानी उन्होंने ये अज्यूम किया था कि 56 एलिमेंट्स ही हैं नेचर में और आगे एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं होंगे. तीसरी इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ये थी कि जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स थे वो अलग ग्रुप में रखे गए थे. जैसे आयरन है और कोबाल्ट एंड निकल सिमिलर प्रॉपर्टीज है बट दे प्लेस इन द डिफरेंट ग्रुप्स, एंड जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी वो सेम ग्रुप में रख दिए गए. फॉर एग्जाम्पल, copper and potassium having the different property but they present in the same group. Aluminium, chromium having different property present in the same group. Sulfur, iron having different property present in the same group. So इस तरह की जो limitations थी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में प्रेजेंट थी. एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी कि जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो 9th एलिमेंट स्टार्ट टू रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन. तो जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव लॉ था वो पूरी तरीके से ही यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया, बेसलेस हो गया. अब मेंडलीव ने अपना एफर्ट किया. उन्होंने इस क्योस को, यानी ये जो बिखरे पड़े थे एलिमेंट्स, उनको अरेंज करने की एक कोशिश की, और उन्होंने इसमें डोबेनियर के लॉ का हेल्प लिया, यानी कि एटॉमिक मासेस का हेल्प लिया, और उन्होंने इसमें न्यूलैंड्स का हेल्प लिया, दैट इज उन्होंने पीरियोडिक लॉ का हेल्प लिया. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? ही सेड कि उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक प्लाकार्ड लेके उसके ऊपर उनके नेम लिखे और उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज उन प्लाकार्ड पर लिख ली. इसके बाद उन प्लाकार्ड्स को उन्होंने वॉल के ऊपर इस तरीके से अरेंज किया कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एक साथ, और फिर उनके साइड में उनको रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज में एक ग्रेडेशन है, यानी कि प्रॉपर्टीज स्लोली चेंज हो रही हैं. ठीक है, तब वो कहते हैं कि तब मैंने ये पाया कि दीज एलिमेंट्स आर ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. नाउ आई एम गिविंग माई पीरियोडिक लॉ. और उन्होंने तब अपना पीरियोडिक लॉ दिया. उन्होंने कहा कि physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses. ये उन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया. इसके बाद उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया. जब उन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक टेबल अपनी दी तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स के साथ काम किया था और इनर्ट गैसेस उस समय नोन नहीं थी. उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपनी पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप्स बनाए थे. ठीक है, ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ग्रुप में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को रखा गया था, और ये वो 3 एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सिमिलर थी.
और ये जो इनके वर्टिकल कॉलम थे इनको इन्होंने ग्रुप नाम दिया था, और इसके बाद उन्होंने 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम लिए थे और उनका नाम पीरियड्स रखा था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में कोई डिवीजन नहीं था, लेकिन फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पीरियड में डिवीजन था हॉरिजॉन्टली, और उनको फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज या और पहली सीरीज को इवन सीरीज और दूसरी सीरीज को ऑड सीरीज करके इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया। यानी फोर्थ पीरियड डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, फिफ्थ एंड सिक्स ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 सीरीज, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में उन्होंने उन एलिमेंट्स को रखा जो जिनके एटॉमिक नंबर्स कम थे, और सेकंड में उनको रखा जो इन 3 एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सिमिलर थी, उसके बाद उनके एटॉमिक मासेस आ रहे थे। इसी तरह से उनको इन्होंने अरेंज किया। तो इसमें टोटल जो है 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, और टोटल 3 पीरियड ये और 6 ये, टोटल 9 हॉरिजॉन्टल रोज थे। ठीक है, इस तरीके से मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। फर्स्ट में केवल एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन आपको नजर आ रहा है, दूसरे में आपको 7 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, फिर आपको 7 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, और फिर आपको इस फर्स्ट सीरीज में ये 7 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, 8 ग्रुप में 3 एलिमेंट्स हैं, और फिर आपको सेकेंड सीरीज में फिर 7 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। इस तरह से उन्होंने इनको अरेंज कर दिया। अब अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या हैं? अचीवमेंट्स उनके ये हैं कि स्टडी काफ़ी हद तक आसान हो गई, और उन्होंने इनको सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा कुछ एक एटॉमिक मासेस ऐसे थे जो कि रॉन्ग कैलकुलेट किए गए थे उस समय, लेकिन जब उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया तो उनके एटॉमिक मासेस को दोबारा चेक किया गया और पता चला कि वो रॉन्ग हैं, और उनको सही किया गया। इस तरह से बहुत सारे रॉन्ग एटॉमिक मासेस को करेक्ट भी मेंडलीफ ने किया। इसके बाद जब और एलिमेंट्स आ गए और दिक्कतें शुरू हो गई, और इसके साथ साथ लिमिटेशंस भी थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के। लिमिटेशंस क्या थे कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड में ये पोजीशन मिली हुई है। ठीक है, आपको मालूम है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। उन्होंने उन सारे हाइड्रोजन को जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट थे एक ही जगह पर रख दिया। वो अपने पार्ट पे जस्टिफाइड थे क्योंकि प्रॉपर्टी सेम थी, इसलिए उन्होंने एक ही ग्रुप एक ही जगह पर रख दिया। लेकिन चूंकि उन्होंने जो पीरियोडिक लॉ दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो चूंकि एटॉमिक मास डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट आइसोटोप्स को डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, जो इसमें नहीं थी। दूसरी बात, कैल्शियम जो है और आर्गन, जब आर्गन डिस्कवर हो गया तो पता चला कि कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक मास सेम है, दैट इज आइसोबर्ट्स, बट ही प्लेस देम एट द सेम प्लेस। ये भी एक ड्रॉबैक था। एक आप देखिए कोबाल्ट एंड निकिल का केस देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है और निकिल का एटॉमिक मास कम है, लेकिन उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में, 58.93, 58.71। तो इस तरह के कुछ लिमिटेशंस इसमें पीरियोडिक टेबल में थे। इसके बाद इनको रेक्टिफाई करने के लिए और इनको ओवरकम करने के लिए उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में, और फिर उस समय तक इनर्ट गैसेस भी डिस्कवर हो गए थे, तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में काफ़ी चेंजेस किए, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, or we can say it is long form of the periodic table. So before discussing that table, we have to solve these questions. Use Mendel's periodic table to predict the formula for the oxides of the following element. So potassium present in the first group, first period. So what should be the valency of this one? K1, right? Oxide बनाने तो O की कितनी होती है 2. So this become K2O. Thank you.